आदाब, नमस्कार। मैं सिमी अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में कई सनसनीखेज वारदात सामने आई हैं। निदा खान के घर घुसे संदिग्ध युवक का मामला तब तूल पकड़ गया जब उन्होंने इसके लिए फतेहगढ़ जेल में बंद मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को जिम्मेदार बता दिया। खैर, इल्ज़ाम बड़ा है। पुलिस ने जांच का यकीन दिलाया है। मिनी बाईपास पर एक जिम पर भारी हंगामा हुआ है। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने नारेबाजी की है। मामला मुस्लिम लड़के के शादीशुदा लड़की को ले जाने से जुड़ा है। मौके पर भारी फोर्स और अफसर पहुंचे हुए हैं। मारपीट और तोड़फोड़ भी की गई है। एसएसपी तक मजहब बदलने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला पहुंचा है। नैनीताल मार्ग पर चलते चलते कार आग का गोला बन गई और बुलडोजर एक्शन अब शहर से दूर रिठौरा की एक कॉलोनी पर हुआ है। 1 साल बाद बरामद की गई नाबालिग की गोद में बच्ची मिली है। उसे भगाकर ले जाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। मिनी बाईपास के जिम पर क्यों गुस्साए हिंदू संगठन? इज्जतनगर के इलाके में एक जिम पर रात में भारी हंगामा हुआ है। मारपीट के बाद यहां हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी पहुंच गए हैं। उन्होंने नारेबाजी करके गुस्सा जताया। भारी फोर्स पुलिस के साथ अफसर मौके पर हैं। पहले आपको मौके की स्थिति दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। अरे मारा तो कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली से एक शादीशुदा लड़की गायब हो गई है। उसके परिजन मोबाइल के जरिए उसे तलाशते हुए मिनी बाईपास के जिम पर पहुंचे। आरोप है कि वहां उनसे मारपीट की गई और लड़के को भगा दिया गया। लड़का मुस्लिम बताया जा रहा है। हंगामे के बीच बाइकों में तोड़फोड़ भी की गई है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी बताए जा रहे एक लड़के को हिरासत में ले लिया है। मामला बड़ा है। पुलिस अफसरों का कहना है कि तफ्तीश के बाद चीजें साफ की जाएंगी। आज दिनांक 20/11/2025 को थाना इज्जत नगर में स्थित चौकी कर्मचारी नगर, यहाँ पर जब थाने की मोबाइल, जो थाने की गाड़ी होती है, उसके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो उस दौरान यह देखने में आया कि 2 पक्षों के बीच में वहां पर मारपीट हो रही है। ये देखते हुए जो सेकंड मोबाइल थी, जो थाने की गाड़ी थी, उसके द्वारा थाना अध्यक्ष को सूचित किया गया। थाना अध्यक्ष अपनी फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे। उसके उपरांत सीओ थर्ड भी मौके पर पहुंचे और मेरे द्वारा भी मौके पर जाया गया। इसके उपरांत वहां पर ये पता लगा है कि एक महिला जो कि 15 दिन पहले अपने घर से किसी के साथ में चली गई थी और उसके भाई को ये पता लगा कि वो किसी जिम के अंदर जिम ट्रेनर है और एक जिम ट्रेनर के साथ में उसका रिलेशन था, उसके साथ में वो गई थी। इस चीज को लेके इनका विवाद था, जिसके कारण वहां पे मारपीट हो रही थी। इस प्रकरण में थाने पर आकर जो महिला है उसके भाई ने एक तहरीर दी है। उस तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा जा रहा है और इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पशुओं के अवशेष मिलने पर हुआ भारी हंगामा। थाना बिशारतगंज और ईरगंज सीमा के बीच प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने पर आक्रोशित भीड़ ने हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। भीड़ को शांत करते हुए कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। पशुओं के अवशेष कब्जे में लेने के बाद जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। इस संबंध में बिशारतगंज थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि सीओ आंवला नितिन कुमार क्या जानकारी दे रहे हैं। 20/11/2025 को थाना अलीगंज पर प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि अलीगंज विशारतगंज मार्ग पर सड़क के किनारे एक खेत में प्रतिबंधित पशु के अवशेष पड़े हुए हैं। तत्काल थाना टीम पुलिस मौके पर पहुंची। मैं भी एसडीएम आंवला के साथ मौके पर पहुंचा। पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से अवशेषों के सैंपल कलेक्ट किए गए। इसमें मामला कुंडरिया खुर्द का घटनास्थल होने के कारण विशारतगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के सफल अनावरण हेतु एसओ विशारतगंज, एसएचओ अलीगंज
के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है। रास्ते के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सर्विलांस टीम द्वारा भी टेक्निकल डाटा कलेक्शन इसमें किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा तथा कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निदा खान का इल्जाम, मौलाना ने जेल से कराया हमला। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष निदा खान के शादाना वाली रोड स्थित घर पर एक संदिग्ध के पहुंचने से खलबली मच गई है। तो वो हमलावर को स्मैक के बताने से बेहद गुस्से में है। निदा खान का कहना है कि युवक चाकू लेकर आया था, उसके इरादे अच्छे नहीं थे। उन्होंने इसके नींव 26/9 के जुमे पर हुए बवाल के नींव फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान और शीरान रजा खान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने क्या क्या कहा है, उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। उसके बाद बताएंगे कि पुलिस का इस मामले में क्या कहना है। देखिए 18 तारीख की बात है। मैं उसी दिन लखनऊ से वापस आई थी शाम के समय, और मैं अपने घर में ही थी उस दिन। तो शाम रात के टाइम 9 से लेकर 9:30 बीच की बात है। एक आदमी मेरे घर में घुस आया, उसके बाद मेरे बारे में पूछ रहा है। तो मेरे घर पे जो काम करता है तो वो भी थोड़ा हटपटा गया कि ये कैसी, मतलब कोई इस तरीके से आके कभी नहीं पूछता है कि निदा खान कौन है, निदा खान कौन है। मैं ऊपर से नीचे आई, मैंने उससे पूछा क्या बात है। उसने मेरी शक्ल देखते ही चाकू निकाल लिया। उस टाइम मेरे घर में जिस तरीके का माहौल है मैं उसे बयान नहीं कर सकती कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था पुलिस को कॉल करो, कोई कुछ कह रहा था। उसके बाद हमने 112 पे कॉल करके तुरंत पुलिस को बुलाया। तब तक वो जा चुका था। CCTV कैमरे में उसकी फुटेज भी है कि कैसे वो घर में घुसा, कैसे वो निकला। और पुलिस आई और पुलिस ने हमसे कहा कि ताला लगा कर बैठो। कहाँ शिकायत की है आपने, किस पर डाउट है आप? मैंने शिकायत करी X पे, ठीक है, मैंने वहाँ पोस्ट करा है, मैंने UP पुलिस को टैग करा है, मैंने बरेली पुलिस को टैग करा है। और मैं कल शिकायत करने जब पहुँची थी तो कोई अवेलेबल नहीं था। और मुझे जो डाउट है अपने एक्स इन लॉज पे डाउट है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही शामिल है इन सब चीज़ों में। तौकीर मियाँ वहाँ जेल में बैठ के पूरा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके जेल जाने से पहले और आज तक मैंने उनके खिलाफ बहुत मुखर होकर बोला है। तो मुझे लगता है एक ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है मेरे ऊपर हमला होने का। सरकार से क्या चाहती हैं, किस तरह की मदद चाहती हैं? सरकार से हम चाहते हैं जो भी मेरे घर में घुसा था चाकू लेके, ये बहुत ही गलत है, ठीक है। हमारे घर में घुस सकता है तो हमारी बहन बेटी कोई भी सेफ नहीं है जो भी अपनी बात आगे रखती है। तो मैं चाहती हूँ उसे अरेस्ट करा जाए और उससे पूछा जाए वो किसके कहने पे ये सब कर रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का तो बहुत ही ख़राब रोल है, ख़राब से ज़्यादा घटिया कहना चाहूँगी मैं उसे, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया इसमें। FIR तो भूल ही जाइए, वो इस घटना को रिकग्नाइज़ करने के लिए ही मना कर रहे हैं। अगर इसी जगह मेरे इन लॉज कुछ करते तो उसे रिकग्नाइज़ भी करते हैं और उसे एग्जैगरेट करके लोगों के आगे भी रखते हैं। क्योंकि तौसीफ मियाँ के बेटे ने थोड़े टाइम पहले अपने ऊपर फायरिंग कराई थी तो पुलिस ने उसको हमला घोषित कर दिया, लेकिन एक्चुअल में जहाँ हमले हो रहे उन्हें हमला घोषित करने को वो तैयार नहीं है। जब गुजरी रात निदा खान के घर संदिग्ध के पहुंचने की जानकारी मिली तो डायल 112 की टीम पहुंची थी। तभी किसी ने निदा खान से कहा था कि इसमें क्या हो सकता है, चाकू लेकर आया था तो CCTV फुटेज दिखाएं। खैर CO थर्ड पंकज श्रीवास्तव ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच की जा रही है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि निदा खान के घर में किसी अनजान व्यक्ति ने प्रवेश किया। CCTV फुटेज दिखवाए जा रहे हैं और इस मामले की जाँच की जा रही है। इनसे संपर्क करके शीघ्र नियमानुसार विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। बहरहाल इल्जाम बड़ा है कि जेल में बंद मौलाना अब हमला भी करा रहे हैं। नैनीताल रोड पर चलते चलते जल गई कार। शाम के वक्त जब अंधेरा होने लगा तो इज्जतनगर थाने के इलाके रोड नंबर 5 पर रेलवे वर्कशॉप के सामने एक कार चलते चलते जलने लगी। उससे आग की लपटें निकली तो ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने कार को रोक दिया। तभी वहां से गुजर रहे एनी रेलवे मेंस कांग्रेस यूनियन के मंडल मंत्री रजनीश तिवारी भी रुक गए। उनका कहना है कार से लोगों को बाहर निकाला, पहले लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। आग भड़कते देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ वाहन सवार कार को जलते देख साइड से निकलते रहे। कुछ ने वहां रुकने के बाद स्थिति का जायजा लिया। इस बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। पानी की बौछारों से आग पर काबू पा लिया गया। कार हुंडई कंपनी की है जिसका नंबर UK 06 AS 3876 है। पुलिस आग के कारणों को लेकर पूछताछ कर रही है। SSP तक पहुंचा धर्म परिवर्तन का चौंकाने वाला मामला। बिशारतगंज इलाके से धर्म परिवर्तन साइबर फ्रॉड का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फार्मासिस्ट अमरीश गोस्वामी ने आरोप लगाया कि उन्हें दोस्ती के बहाने फंसाकर ब्रेन वॉश किया गया, इस्लाम धर्म कबूल कराया गया, फिर मुंबई ले जाकर उनके नाम पर 14 बैंक खाते खुलवा लिए गए जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया गया है। मेडिकल शॉप पर आने वाले समीर नाम के युवक और उसके घर वालों ने लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बातें की और इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया।
हर गुरुवार को नियाज खिलाई जाती थी और धीरे धीरे उनका माइंड वॉश कर दिया गया। कुछ महीनों बाद समीर उसे मस्जिद ले गया, जहां उसे कलमा पढ़वाया गया और उसका नाम बदलकर रदा रख दिया गया। इसके बाद उसे मुंबई ले जाया गया, जहां उसके नाम से कई बैंक खाते खुलवाए, जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में हुआ है। जुलाई में इसी मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने अमरीश को गिरफ्तार कर लिया था। बरेली लौटने पर पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको अमरीश की पूरी बात सुनवाते हैं। चंद्रपाल गोस्वामी, कस्बा विशालगंज का रहने वाला हूँ मैं। बीते 2023 में मैंने अपनी दुकान ग्राम शहबाजपुर थाना विशालगंज में की थी। अपनी खुद की प्रैक्टिस करता था डॉक्टरी की। वहाँ पर एक लड़का समीर पुत्र नसीर अहमद मेरी दुकान पे आता जाता रहता था। मेरी उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। आके मेरी दुकान पे बैठ के हमेशा धर्म के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध बातें करता रहता था। इस्लाम की बातें ज़्यादा करता था। उसके घर पे न्याज भी लगती थी। शुक्र बृहस्पतिवार के लिए अपने घर से न्याज ला के मुझे खिलाता भी था, जिससे धीरे धीरे मेरा माइंड वॉश होता रहा। पता नहीं उसने क्या किया। उसके बाद वो मुझे मस्जिद भी ले जाता, मस्जिद भी ले गया। मस्जिद में मौलाना साहब के सामने पेश किया। उन्होंने मेरा नाम भी रखा, रजा नाम। उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद मैं पिछले 1.5 साल से हर शुक्रवार के लिए नमाज पढ़ता था। अभी 2025 फरवरी 2025 में वो अपने किसी दोस्त साहिल नाम के लड़के से मुझे मिलवाता है, ठीक है। जिससे वो मुझे कुछ रुपए का लालच देते हैं। लालच देकर कि इतने पैसे मिलेंगे, यहाँ डॉक्टरी में कुछ नहीं रखा है, मुंबई जाके तुम्हें काम करना होगा। वहाँ पर मुंबई 22 फरवरी को समीर और मैं मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर आसिफ खान, अनस कुरैशी पुत्र हबीब कुरैशी से मेरी मुलाकात करवाते हैं ये लोग। वहाँ पर मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करा के अलग अलग बैंकों में 14 अकाउंट मेरे खुलवा देते हैं और बैंक का अकाउंट का एक्सेस अपने पास रख लेते हैं। मार्च में वो लोग मुझे घर भेज देते हैं, जिससे बाद में मुझे ये पता चलता है कि उन अकाउंटों के थ्रू उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, जिससे पश्चिम बंगाल की पुलिस बीते जुलाई 2025 में मुझे अरेस्ट करके पश्चिम बंगाल ले जाती है। वहाँ पर मेरे पास के मुकदमा दर्ज हो जाता है। 3 महीने की सजा काट के मैं बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद मैं एसएसपी साहब के यहाँ अपनी एक कंप्लेन देता हूँ, जिससे वहाँ पर 2 लोगों को तुरंत एक्शन लेके अरेस्ट कर लिया जाता है। इमरान बटलर प्लाजा महक कम्युनिकेशन और समीर पुत्र नसीर अहमद को अरेस्ट कर लिया जाता है। मामला विशाखगंज थाने में भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो लोग उन लोगों को, दोनों अपराधियों को कुछ रुपए लेकर छोड़ देते हैं और मामले को लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे कोई भी इंसान इस मामले में ना फंसे और जो भी मेरे ऊपर साइबर फ्रॉड उन्होंने लगवाया है वो सब हट जाए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मदरसों की जांच एटीएस से कराने का विरोध। एटीएस से मदरसों की जांच कराए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा है कि प्रदेश के सभी मदरसे पहले से ही अल्पसंख्यक विभाग के अधीन काम कर रहे हैं। उनकी कई बार जांच भी हो चुकी है। ऐसे में एटीएस से जांच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटीएस आपराधिक मामलों की जाँच करती है, शिक्षा से जुड़े मामलों की नहीं। मौलाना ने कहा कि यदि सरकार जाँच कराना ही चाहती है तो ये काम अल्पसंख्यक विभाग के जरिए कराया जाए और मुस्लिम समाज जाँच में पूरा सहयोग देने को तैयार है। आइए आपको उनकी बात सुनवाते हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तमाम मदरसों की जांच पड़ताल के लिए एटीएस को जिम्मेदारी सौंपी है और हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके तमाम अल्पसंख्यक अधिकारियों के लिए, मदरसों के प्रबंधकों के लिए जांच पड़ताल के लिए कहा गया है। मेरा मानना यह है कि ये जितने भी मदरसे हैं ये सब अल्पसंख्यक विभाग के अधीन हैं, उसके मातहत आते हैं और इससे पहले भी मदरसों की 3 बार जांचें हो चुकी हैं, हर तरीके से जांच हुई है। अब ये 4थी बार एटीएस से कराने का क्या मतलब है? हम एटीएस से जांच नहीं कराना चाहते हैं। मदरसे के तमाम जिम्मेदारान एटीएस से जांच कराने का विरोध करते हैं। अगर जांच कराना है तो 4थी बार भी आप, 5वीं बार, 6ठी बार भी जांच कराएं तो आप अल्पसंख्यक विभाग से कराएं। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फैसला बदले, पुनर्विचार करे अपने फैसले पर और एटीएस से कोई जांच न कराई जाए। जांच कराई जाए, हम जांच का स्वागत करेंगे अगर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जांच कराई जाती है। एटीएस का जो रूल है
वो क्राइम के मामलात में आता है, और मदरसों का जो रूल है वो एजुकेशन के मामले में आता है। एजुकेशन और क्राइम ये समंदर के दो अलग किनारे हैं जो एक साथ में नहीं जुड़ सकते। वोटर आईडी लेने पहुंची नीलोफर का दबाया गला। थाना बारादरी के इलाके में ससुराल में वोटर आईडी लेने के लिए गई महिला से मारपीट और गला दबाने का मामला सामने आया है। नीलोफर का कहना है कि वोटर आईडी लेने के लिए ससुराल गई थी, तभी सास, पति, ननदों और घर के दूसरे सदस्यों ने उन्हें कमरे में बंद कर लिया। जेठ ने उनके साथ गलत हरकतें शुरू कर दी, बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और जमकर मारपीट की। इसी दौरान पति आमिर ने उनका गला दबाकर हत्या का प्रयास किया है। बाद में उनकी मां और आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। बारादरी थाने पहुंचने पर पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें डांट कर भगा दिया। उन्होंने एसएसपी से मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिठौर में किसकी कॉलोनी तोड़ाई बीडीए की टीम। विकास प्राधिकरण की परिवर्तन टीम ने आज थाना हाफिजगंज के इलाके में अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की है। रिठौरा गांव में पप्पू कश्यप की करीब 4000 वर्ग मीटर में बिना नक्शा पास कराए प्लाटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्री वाल तैयार की जा रही थी। बीडीए की टीम सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत कुमार और परिवर्तन कर्मियों की मौजूदगी में अवैध कॉलोनी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण ने आमजन को चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लाटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है और ऐसी किसी भी स्थिति में ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। बीडीए ने खरीदारों को सलाह दी है कि किसी भी भूखंड या भवन को खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति की जानकारी जरूर ले लें। देवर का भाभी पर शादी को दबाव बनाने का इल्जाम। बारादरी थाने के इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गंगापुर निवासी मनोज ने अपनी विधवा भाभी पर शादी के लिए दबाव बनाने, धमकाने और सोने के जेवर लूटने का आरोप लगाया है। मनोज का कहना है कि उसके तहेर भाई की मौत के बाद भाभी से उसकी नज़दीकियां बढ़ी और दोनों के बीच संबंध बन गए। जब परिवार ने मनोज की शादी दूसरी जगह तय कर दी तो भाभी नाराज़ हो गई और शादी के लिए जोर देने लगी। आरोप है कि इनकार करने पर मुकदमा दर्ज कराने और जेल भिजवाने की धमकी दी है। मनोज ने यही बताया कि बुधवार सुबह भाभी ने उसे घर बुलाकर मारपीट की, सोने की चेन, अंगूठी छीन ली। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिल गई है, अब जाँच की जा रही है। एक साल बाद बेटी के साथ बरामद हुई नाबालिग। पुलिस ने 1 साल से नाबालिग लड़की को लेकर फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार हिमाचल प्रदेश के बद्दी कस्बे से गिरफ्तार कर लिया। थाना बारादरी टीम को 15 साल की लड़की भी मिल गई जो अब 2 महीने की बच्ची की मां है। मामला दिसंबर 2024 का है, जब लड़की को नमकीन फैक्ट्री में काम करने वाला युवक ओमेंद्र भगाकर ले गया था। 1 साल तक आरोपी अपने परिवार और पुलिस से बचता रहा और लड़की को लेकर बद्दी में पति पत्नी की तरह रह रहा था। पुलिस ने अब आरोपी पर गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया है, जबकि पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। मेंथा ऑयल के नाम पर 1 करोड़ पीने वाला अरेस्ट। बारादरी पुलिस ने करोड़ों के गबन और मारपीट के मामले में आरोपी जयप्रकाश गंगवार को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि उसने कारोबारी को मेंथा ऑयल में मोटे मुनाफे का लालच देकर 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम निवेश करवाई और बाद में पैसा हड़प लिया। पीड़ित आदर्श अग्रवाल का कहना है कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस जांच में आरोप सही पाए जाने पर बुधवार दोपहर आरोपी को संजय नगर से पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने गबन और मारपीट की बात कबूल की है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर रिमांड की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोकशी केस में 2 को 3-3 साल की सजा। 8 साल पहले के गोकशी मामले में कोर्ट ने 2 अभियुक्तों इसरार और शाहिद को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये मामला 24 दिसंबर 2017 का है, जब मीरगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों अभियुक्तों को कब्जे से 2.5 क्विंटल गौमांस बरामद किया था। मुकदमे में कुल 6 गवाह पेश किए गए। उसके बाद आज फैसला सुना दिया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों अभियुक्तों को 10-10 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एसएसपी और एसपी दक्षिणी की अगुवाई में पुलिस ने कोर्ट में इस मामले को लेकर प्रभावी पैरवी की। खेत से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव आखिरकार चौथे दिन फिर उड़ान भर सका। सोमवार को तकनीकी खराबी आने के बाद इसकी खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। लगातार 3 दिन और 3 रात तक वायुसेना की तकनीकी टीम हेलीकॉप्टर की मरम्मत में जुटी रही। गुरुवार सुबह खराबी को पूरी तरह ठीक कर लिया गया, जिसके बाद त्रिशूल एयरबेस से आए पायलट हेलीकॉप्टर को लेकर रवाना हो गए। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुटी रही। लोगों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को आसमान में तो कई बार उड़ते देखा है, पर इतनी नज़दीक से पहली बार देखने का मौका मिला। सुरक्षा के लिए एयरफोर्स और पुलिस के जवान लगातार तैनात रहे और बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को हेलीकॉप्टर से दूर रखा गया। एक दिन क्यों हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता।
कचहरी परिसर में बाइक का इंडिकेटर टूटने पर हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है। क्रॉस केस दर्ज करने से अधिवक्ता भड़क गए हैं। दूसरे पक्ष के आशीष ने इस मामले में अधिवक्ता शकील समेत 5 अज्ञात पर FIR दर्ज करा दी है। इसे लेकर अधिवक्ता गुस्से में है। गुजरे दिन सिटी मजिस्ट्रेट से मिले थे। आज बार काउंसिल सभागार में बैठक करके सख्त नाराजगी का इजहार किया है। कहा है कि जानलेवा और जाति सूचक जैसी गंभीर धाराओं के मुकदमे में अभियुक्तों का चालान शांति भंग में किया गया। बैठक में तय हुआ है कि विरोध स्वरूप अधिवक्ता शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। कलेक्ट्रेट में ताइक्वांडो के पदक विजेता सम्मानित डीएम अविनाश सिंह ने 69वीं प्राथमिक विद्यालयी ताइक्वांडो प्रतियोगिता के पदक विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। ये प्रतियोगिता मिर्जापुर में आयोजित हुई थी, जिसमें अंडर 14 और अंडर 17 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बालिका वर्ग में रागिनी, प्रियांशी, अनुपम, पारुल और अर्चिता ने पदक जीते। इंद्रजीत, दिनेश और अनुज कुमार ने बालक वर्ग में सफलता हासिल की, जिसमें अनुज ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर 17 वर्ग में काजल, पूजा और लव भारती ने रजत पदक अपने नाम किए। टीम कोच जय सिंह के साथ सभी विजेताओं ने डीएम से मुलाकात की, जहां उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।